मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। मेरी शादी के अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमन शाम को घर आया, उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई तो मैंने वह कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, अमन ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अमन कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा, इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की अमन को क्या ज़रूरत थी। हमारी शादी पर अमन ने एक जोड़ी कपड़े ही लिए थे, कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी। और अब कहने लगे बहस मत करो। मैंने वह ड्रेस पहन ली थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस में तो मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया। अमन मेरे कमरे में आ गए, मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर गंगा किया और अलमीरा से बड़ी सी शाल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। तब तक अमन ने रोक दिया। कहने लगे, यह क्या कर रही हो? कीमती सा ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन यूँ बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखो यह ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। अमन कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अभी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वह फ़ोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाड साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझे कह दिया था उसकी तनख्वाह इतनी ही है कि महीने बाद ख़त्म होगा और तनख्वाह पहले। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी की उन दिनों में अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे, छोटे से फ्लैट में। खैर मैंने किचन संभाल लिया था। अमन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया, इसीलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनवाई और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे, उनमें से ही कुछ पहन लेती। लेकिन वह एक कीमती ड्रेस के लिए लाया था। कम से कम इसकी कीमत 10 से 15,000 थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। रोहन हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉज में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर सीता मियाँ की दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों की कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं पूरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरतें नहीं? और अगर मर्दों की ही दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? उन हट्टे-कट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ-साथ रही। मैंने कहा, अमन यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे, यह सब शादीशुदा नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं।
मुझे अपने साथ लिए वह अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वह मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हटी थी। यह कौन सा तरीका था? फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजब तेज सी नज़र थी, सबकी सब मुझे सर से पैर तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां इस वक्त 5 मर्द थे और पांचों के हाथों कांच के ग्लास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखों ना जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। अमन कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की फिल्म नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और एंजॉय कर सके। इसीलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिक्वेस्ट करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई हैं और बाकी दोस्त सब कंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, उन सब की शादियां भी हो जाएंगी तो इन सब की बीवियां भी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसके अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह अमन से कहने लगे, खाना बिल्कुल रेडी है। अमन का हाथ जोर से पकड़ कर डाइनिंग रूम के टेबल पर पहुंची थी। वहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे और अमन के साथ यहाँ टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। इसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, यह भी खाकर देखिए और यह भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा, जो इस वक्त मुझे एक की जगह चार चार नजर आ रहा था। मैंने कहा, अमन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी, जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरा साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की चीख उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते वजूद को बैठकर सिरहाने से टेक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी हुई थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैं अभी ठीक से अपने को समझ में ही नहीं आई थी कि तब तक अमन बड़े बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझे कहने लगे, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवा का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसीलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अमन काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा।
मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन ने नई ड्रेस ला कर दी। मुझसे कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा फ्रैंक होने लगे। भाभी, आपके हुस्न तो हम दीवाने हो गए हैं। अमन तो बड़ा खुशनसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अमन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। अमन भी हंसने लगा। मैं सोच रही थी कि घर जाते ही अमन से कहूंगी कि आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझे नींद आने लगी। फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। मेरी यह रोज रोज की मेरी ख्वाहिश को कैसे पूरी कर रहा था। घर आते हुए वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर में काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके लिए मैं खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। आजकल वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे कि जानती हो तुम्हें मैंने अपना बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली के जरिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब। मेरी बात पर वह हंसने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैं इसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े मैं उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपना बनाने के लिए उसने इतना पापड़ बेले हैं थे। मेरे दिल में अमन की लिए और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा, नहीं अमन, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वह कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तक तो मैं चलने फिरने से भी मालूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। यह कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने इसे कही थी, लेकिन अमन का गुस्सा तो इतना था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था।
मैंने फिर कोई खिलाफ़त नहीं की और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाना भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्ज़ी अपने प्लेट में डाली थी और लगा-लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, "भाभी क्या बात है? आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं।" मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हुए थे। अमन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी, कहने लगे, पूरा खत्म करो, और घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह सब्जी खत्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई थी। अब तो मुझे अमन पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बातें हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात अमन की उसी दोस्त से हुई जो पार्टी में रहता था। अमन का वह दोस्त बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी जरूर लाना, यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इस पर घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है? तुम्हें तेरी 2 टके की औकात है और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हैं? यह लफ्ज़ सुनकर मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहाँ खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीन चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा इसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज हैं, और वह हर इतवार को मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है जिस फरामोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह क्या बकवास कर रहा है। यह सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तो हमारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहां से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी, दीदी यह सब क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाए तो फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो अमन का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुमने मायके रहने हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार की ही तो छुट्टी मिलती है मुझे, वह भी तुम मेरा मूड बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वह गुस्से से मुझ पर फिर चिढ़ता और मुकर जाता।
इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया, तो उस वक़्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था, जिससे मेरी मुलाकात बाज़ार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हज़म नहीं करना था, इसीलिए मैंने अपने हलक में उँगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था, सब कुछ बाहर आ चुका था, इसीलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। अमन ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लिटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अमन कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूँगा। जो हसरत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है। इसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर वह सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूँ बैठता देखकर अमन और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई। मैं अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि इसे खूबसूरत लड़की चाहिए, इसीलिए कि जिसे वह कैश करके पैसे कमा सके। अमन जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ-बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने यह नहीं देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी, सास-ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं कोई अमन जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।